हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मास डायनामिक और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपको वर्ल्ड वॉर 1 के कुछ इवेंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो चलिए आप पहले वर्ल्ड वॉर 1 की वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 को ग्लोबल वॉर और टोटल वॉर जैसे नामों से जाना जाता है। टोटल वॉर इसलिए क्योंकि आज से पहले जितने भी युद्ध हुए थे उनमें केवल विरोधी देशों की सेनाएं ही आपस में लड़ती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। इस विश्व युद्ध में आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया था, जहाज़ों की सहायता से आम लोगों के घरों को तबाह कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर अगस्त 1945 तक चला, लेकिन कुछ लोग 1937 के सिनो जापानीज वॉर को भी इसकी शुरुआत मानते हैं, जो कि बाद में द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया। हम सबसे पहले बात करेंगे पार्टिसिपेंट कंट्रीज के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 में एक तरफ थी एलाइड कंट्रीज, जिनमें यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना जैसे प्रमुख देश शामिल थे। वहीं दूसरी ओर थी एक्सिस पावर, जिनमें नाजी जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश शामिल थे। भारत उस समय ब्रिटेन की कॉलोनी था, इसलिए ना चाहते हुए भी भारत को इस विश्व युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा। अब बात करते हैं युद्ध के कारणों के बारे में। नंबर 1, राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान। उस समय जापान में मिलिट्रिज्म काफ़ी जोरों शोरों से था। 19वीं शताब्दी में जापान अपनी सेना को बढ़ा रहा था और आसपास की कंट्रीज तथा द्वीपों यानी आइलैंड्स पर अटैक करके जापान ने उन्हें जीत लिया था। नंबर 2, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस 1919। ये ट्रीटी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तथा अन्य कई देशों के बीच साइन की गई थी। इस ट्रीटी के मुताबिक जर्मनी को ही वर्ल्ड वॉर 1 का जिम्मेदार ठहराया गया था और साथ ही जर्मनी पर बहुत बड़ा फाइन भी लगाया गया था। इतना ही नहीं, जर्मनी से अब अपनी आर्मी रखने का हक भी छीन लिया गया था। इस ट्रीटी को जर्मनी के लोग अपने साथ अन्याय मानते थे और वे लोग काफी आक्रोश में आ गए थे और इसी बात का फायदा उठाया हिटलर ने और वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज किया। नंबर 3, इम्पेरियलिज्म। उस समय की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझी जाने वाली औपनिवेशिक ताकतें थी ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन अब उन्हें टक्कर देने के लिए जर्मनी और जापान नई औपनिवेशिक ताकतें बनकर उभर रहे थे। इन सभी में अब ये होड़ लगी थी कौन ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने अंदर एक्वायर करता है और कौन ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज अपने अधीन करता है, और ये बाद में जाकर बहुत बड़ा कारण बना वर्ल्ड वॉर 2 का। नंबर 4, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, जापान एंड इटली। जैसे जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी तानाशाहों की वजह से पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर 2 की आग में झोंक दिया गया, वहीं जापान में राजा का शासन तो था, लेकिन वहाँ पर मिलिट्रिज्म का भी बहुत बड़ा बोलबाला था। मिलिट्री के हेड डिक्टेटर की तरह ही काम करते थे। नंबर 5, फेल्यूर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 1 जैसे खतरनाक युद्ध होने से रोकना, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करने में फेल रही। 1931 में जब जापान ने चाइना के मंचूरियन रीजन को हथिया लिया था, तब लीग ऑफ नेशंस जापान को रोकने में नाकामयाब रही। नंबर 6, इरेशनल बाउंड्रीज। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप में बहुत सारे नए देश स्थापित हुए, लेकिन इन देशों में बाउंड्रीज बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि एक ही तरह की भाषा और एथनिसिटी वाले लोग एक साथ रहें। इसी वजह से बहुत से जर्मन लोग पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के एरिया में चले गए, लेकिन ये लोग अभी भी खुद को जर्मन ही मानते थे। राइज ऑफ हिटलर एंड NSDAP, नाजी पार्टी। जर्मन में हिटलर की सत्ता में आने से वर्सली समझौते से बौखलाए हुए जर्मन वासियों को एक आशा की किरण दिखाई दी। उन्हें लग रहा था कि वर्सली समझौते में जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसका न्याय उन्हें जरूर मिलेगा। 1933 जर्मनी में हिटलर और नाजी पार्टी का सत्ता में आना। नाजी पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा जाता था। इस पार्टी की विचारधारा ज्यूस यानी यहूदियों के खिलाफ थी। इसका मानना था कि आर्यन रेस दुनिया की सर्वोच्च रेस है। इसके अलावा और जो कोई भी देश जर्मनी में रहते थे उन्हें निकाल देना चाहिए या मार देना चाहिए, और इन्हीं कट्टरवादी विचारधाराओं के कारण देखते ही देखते हिटलर एक तानाशाह बन गया। उसने वर्सलिस ट्रीटी की हर शर्त को तोड़ दिया और उसने जर्मन की आर्मी और एयरफोर्स बनानी शुरू कर दी। और वहीं दूसरी तरफ एशिया में दूसरा सिनो जापानीज वॉर हुआ और जापान ने चाइना के मंचूरिया को अपने अंडर कर लिया।
और 1936 में राइनलैंड नाम के एरिया पर, जो कि बेल्जियम और जर्मनी के बीच पड़ता है, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अकॉर्डिंग जर्मनी को अपनी फौज भेजना मना था। वहाँ पर भी हिटलर ने अपनी फौज भेजकर उसे अपने अंडर कर लिया। फिर 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को भी जर्मनी से मिला लिया, लेकिन अभी तक भी एलाइड पावर्स ने हिटलर या जर्मनी के खिलाफ कुछ नहीं किया, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि इतने छोटे छोटे देशों के लिए एक बार फिर से पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिया जाए। लेकिन हिटलर की भूख ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया जैसी कंट्रीज को हथियाने के बाद भी नहीं मिटी। अब उसका अगला टारगेट था पोलैंड, लेकिन पोलैंड को हथियाना इतना आसान नहीं था। पोलैंड की रक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और ब्रिटेन ने ले रखी थी। अब हिटलर ने नई युक्ति निकाली। उसने यूएसएसआर यानी उस समय के रशिया के साथ समझौता कर लिया, जिसे मोलोतोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में जर्मनी और यूएसएसआर ने एक दूसरे पर अटैक न करने का डिसीजन लिया और गुप्त रूप से ये भी डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर पोलैंड पर हमला करेंगे और बाद में पोलैंड का आधा आधा डिवीजन कर लेंगे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक करके वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की। बदले में इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी पर अटैक करने की घोषणा कर दी। साथ ही में यूएसएसआर ने जर्मनी का साथ देते हुए पूर्व से पोलैंड पर अटैक कर दिया और कुछ ही दिनों में पोलैंड को जीतकर आधा आधा आपस में बांट लिया। अब यूएसएसआर ने अपनी फौजें एस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया में भेजकर वहां पर भी अपना कब्जा कर लिया। 1940 के शुरुआती कुछ महीनों में ही जर्मनी अपने फुल पावर में था और युद्ध के लिए नई नई टेक्निक का इस्तेमाल करता था, जिसे ब्लिट्जक्रीग कहते हैं। इस टेक्निक में ट्रक और टैंक्स का इस्तेमाल करके आर्मी एक ही दिन में 100 से 200 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाता था। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जर्मनी ने 1940 के पहले 4 महीनों में डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड को जीतकर बहुत बड़ा भूभाग अपने अंडर कर लिया था। जर्मनी उस समय बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था। अब जर्मनी का अगला निशाना फ्रांस था। 10 जून 1940 को जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया और 14 जून को, मतलब सिर्फ 4 दिन में, पेरिस को जीत लिया। इस बात ने पूरे विश्व को चौंका दिया था कि सिर्फ 4 दिन में फ्रांस कैसे हार सकता है, और साथ ही इस बात ने हर किसी के दिल में हिटलर का डर बैठा दिया था। अब हिटलर ने ब्रिटेन की तरफ अपना रुख किया। जर्मनी और ब्रिटेन की इस लड़ाई को बैटल ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। इस बैटल की खास बात यह थी कि दोनों तरफ के सैनिक सिर्फ आसमान में ही लड़ा करते थे और यह दुनिया की पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें कोई भी सैनिक जमीन पर नहीं लड़ रहा था। हिटलर चाहता था कि ब्रिटेन या तो आत्मसमर्पण कर ले या फिर समझौता कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटेन की एयरफोर्स काफी शक्तिशाली थी और उसने जर्मनी की एयरफोर्स को पीछे धकेला और इसी के साथ हिटलर ने यह युद्ध बिना किसी अंतिम निर्णय के बीच में ही स्थगित कर दिया। 27 सितंबर 1940 को एक और इम्पोर्टेंट समझौता हुआ जिसे ट्रिपार्टेट पैक्ट कहा जाता था, जो कि जापान, जर्मनी और इटली के बीच हुआ था और इसी ने एक्सिस पावर को जन्म दिया और बाद में हंगरी, बल्गेरिया और रोमानिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। 1940 के अंत तक आते आते जर्मनी ने ग्रीस और यूगोस्लाविया पर भी कब्जा करने के बाद पूरे यूरोप को जीत लिया था, लेकिन इसके बाद भी हिटलर चुप नहीं बैठा। नाजी पार्टी का ये मानना था कि हमें रहने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए, जबकि जर्मनी की आजादी के हिसाब से वहाँ की बाउंड्रीज काफी लिमिटेड, तो ऐसा लिविंग स्पेस कहाँ मिल जा सकता था उन्हें। इस प्रश्न का उत्तर था यूएसएसआर। अब हिटलर ने यूएसएसआर पर हमला करने की योजना बनाई और 1941 में यूएसएसआर पर हमला कर दिया, लेकिन बाकी देशों की तरह जर्मनी यूएसएसआर को हरा नहीं पाया। इसका कारण था यूएसएसआर का ठंडा मौसम और वहाँ की बर्फबारी। इसी मौसम के सामने जर्मनी के सैनिक कहाँ टिक पाए। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, जहाँ जापान ने 1940 के आते आते चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथिया लिया था। वहीं जापान अब एक्सिस पावर का हिस्सा भी बन चुका था। अब जापान के पास ये बहाना था कि वे एशिया में ब्रिटेन की कॉलोनीज पर भी हमला कर सकता था और इसी के तहत उसने इंडो चाइना यानी वियतनाम, बर्मा, हांगकांग, ग्वाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस, इन सभी देशों पर अपना कब्जा जमा लिया था। फिलीपींस उस समय यूएस की कॉलोनी था। अब जब जापान ने यूएस की कॉलोनी को हथिया लिया तो यूएस ने भी सभी ऑयल कंपनीज पर जापान के ऑयल बेचने पर रोक लगा दी और इसी बात से बौखलाकर जापान ने दिसंबर 1941 में यूएस के पर्ल हार्बर नाम की जगह पर अटैक कर दिया। इस अटैक में यूएस के करीब 2509 सैनिक मारे गए और जहाजों को भी बहुत क्षति हुई और यूएस ने भी डिसाइड कर लिया था वर्ल्ड वॉर 2 में उतरने का। लगभग 2 साल तक यूएस जापान से लड़ता रहा और जापान से वो सारे आइलैंड्स वापस ले लिए जो जापान जीत चुका था। अब 1942 तक आते आते एक्सिस पावर की जीत का सिलसिला कम होने लगा। अब अलाइड पावर्स ने जर्मन्स और इटालियंस को मोरक्को, ट्यूनीसिया से खदेड़ दिया
और फिर इटली पर अटैक करके उसका आधा हिस्सा जीत लिया। दूसरी तरफ 1944 में सोवियत आर्मी यानी यूएसएसआर जर्मनी से यूरोप का पूर्वी हिस्सा छीनकर बर्लिन की ओर बढ़ गई। इसी दौरान इंडिया में भी वर्ल्ड वॉर 2 का असर देखने को मिला। जापान ने असम पर अटैक कर लिया, जिसे बैटल ऑफ इम्फाल भी कहा जाता है, लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने जापान को पीछे खदेड़ दिया। अब एलाइड पावर्स ने फ्रांस को जर्मनी से छुड़ाकर 6 जून 1944 को नॉर्थन फ्रांस में अपनी फौजें उतारी और कुछ ही महीनों में फ्रांस को जर्मनी से आजाद करा दिया। 1945 के आते आते जर्मनी की आर्मी पूरी तरह से हार चुकी थी। नीदरलैंड और बेल्जियम से होते हुए एलाइड आर्मी बर्लिन तक पहुंच गई और 29 अप्रैल 1945 को जर्मन आर्मी ने सरेंडर कर दिया और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली और जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया। लेकिन जापान अभी भी सक्रिय था और उसे रोकने के लिए यूएस ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त को न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए और इसी के साथ 15 अगस्त 1945 को जापान ने भी सरेंडर कर दिया। एलाइड पावर्स की इस जीत के दिन को यादगार बनाने के लिए ब्रिटेन ने भारत को आजाद करने के लिए 15 अगस्त का दिन चुना। तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। तो अब यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया, क्योंकि ये दोनों एक बहुत बड़ी पावर बन चुके थे और दोनों अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए और ये दिखाना चाहते थे कि यही सुप्रीम पावर बनेंगे। इसके लिए दोनों में वॉर शुरू हो गई, जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं। और ये वॉर 1947 से लेकर 1991 तक चला। अब यूएसए और यूएसएसआर के चक्कर में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। इनमें से एक था नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था वार्सो पैक्ट, जो कि यूएसएसआर द्वारा बनाया गया था। यूएसए, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस ने जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया और आपस में उनको बांट लिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी के बहुत सारे देशों से जर्मन लोगों को वापस जर्मनी भेज दिया गया, ताकि जर्मनी के लोग बाद में ये बोलकर वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू ना कर दे कि उनके लोग कहीं और है और वे वहाँ पर अपना कब्जा चाहते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में करीब 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए थे, जो कि 1940 की जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व की जनसंख्या के 3% थे। उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी वो सारी आजाद कर दी गई दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, इसके लिए यूएनओ की स्थापना की गई, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुई है तीसरे विश्व युद्ध को अभी तक रोकने के लिए। उसके बाद फॉर्मेशन हुई इजराइल की और जापान के कई आइलैंड्स पर यूएसए और यूएसएसआर का मेनली कब्जा था। वैसे मेनली वहाँ पर यूएसए का कब्जा है और वहाँ पर उन्होंने अपने मिलिट्री बेस बनाए हैं, लेकिन इसके बाद आजाद कर दिए गए। और साथ ही साथ चाइना में जो कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच जो लड़ाई थी उसमें कम्युनिस्ट की जीत हुई और 1949 में ये लड़ाई खत्म हुई। इसके बाद जो नेशनलिस्ट थे वो एक छोटे से आइलैंड ताइवान में चले गए और वहाँ पर अभी उनका ही राज है। और बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया ने भी काफ़ी हद तक इस बात को मानने से इनकार किया कि वे युद्ध में भाग लेंगे, लेकिन फिर भी कई राजाओं ने और उनके कई रियासतों ने फिर भी अपनी आर्मी डिफरेंट जगहों पर भेजी और वे ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ी। लगभग 25 लाख सैनिक गए थे और उनमें से लगभग 78,000 लोग मारे गए थे। और साथ ही साथ जो उस समय का बंगाल था भारत का, जो कि हमारा आज का वेस्ट बंगाल है, और जो बांग्लादेश है और असम है, ये पूरा एरिया एक था जिसे उस टाइम बंगाल कहते थे। वहाँ पर भी काफ़ी लोगों की मौत हुई। लगभग 30 से 40 लाख लोग मारे गए थे भूखमरी के कारण। बंगाल में जो मेन खेती थी वो थी चावल की, और उस चावल को ब्रिटिश आर्मी ने अपनी सेना के लिए भेजा, लेकिन इस चक्कर में यहाँ पर सारे चावल खत्म हो गए और यहाँ के लोग भूखमरी के कारण मरने लगे। अब बात करते हैं बिल्कुल जेन्युइन कंक्लूजन की। युद्ध में चाहे जो जीता हो, लेकिन लोग तो दोनों तरफ के मरे, और जो भी डेवलपमेंट थी और जो भी ग्रोथ इतने सालों में इन कंट्रीज ने की वो 20 से 30 साल पीछे चली गई, और इन सभी चीजों को रिकवर करने के लिए अगले 20 से 30 साल यूं ही निकल गए। और भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर अब विश्व युद्ध 3 होता है तो उसमें यूज होगा न्यूक्लियर वेपन्स, हाइड्रोजन और एटॉमिक बॉम्ब्स का, जिससे जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद लोगों की लाशें दिखती थी वो भी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये प्लेनेट ही नहीं बचेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने वर्ल्ड वॉर 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।